हेलो एवरीवन, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पार्ट 4। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बातें की, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। उन्हीं सारी चीज़ों को एक्सटेंड करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए बिना किसी डिले के लेक्चर शुरू करते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पर लेकर आता है। शुरुआत करते हैं क्लास चीज़ों को समझने से लेकर कि आपको पता है एट मैग्नेट ब्रेन्स वी इंश्योर कि हम हर चैप्टर के, हर टॉपिक के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको बना कर दें, जो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, जो बिल्कुल थरो वीडियोस होते हैं, जिनमें हम काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स और काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट येस वी डू इंश्योर कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर जब भी कोई टॉपिक, कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसके कंप्लीशन पर आपको उसकी DPP प्रोवाइड की जाती है। उस DPP की PDF अपलोडेड रहती है। नॉट जस्ट DPP की PDF बल्कि उस PDF के साथ उस DPP का वीडियो सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कैन यू बिलीव इट, थ्योरीज, देन एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस एंड देन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, और फिर उन सोल्यूशंस, क्वेश्चंस के भी वीडियो सोल्यूशंस मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड हम हर चैप्टर पे इंश्योर करते हैं कि ओवरऑल बाय ऑल मीन्स आपको मिनिमम 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएं, ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, सारे कंसेप्ट्स कवर हों, सारे चीज़ें क्लियर हों, हर बेसिक आपका अच्छे से समझ आए, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट येस वी आर गोइंग टू इंश्योर कि आपको पास्ट ईयर्स के JEE मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चंस करवाएं, सो दैट आपकी तैयारी और अच्छी करवाई जा सके, सो दैट एक्चुअली आपको समझ आए कि JEE मेंस और एडवांस एग्जाम में एग्जैक्टली किस तरह की चीज़ें आती हैं, उन एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उन एग्जाम के क्वेश्चंस की थॉट प्रोसेस या अप्रोच क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आप PYQ से डेवलप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट येस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो एक लिंक मौजूद होगा जिस पर लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। आप उस लिंक पर क्लिक करिए, अपने डाउट्स फॉरवर्ड करिए, और सारे डाउट्स एक्यूमुलेट होने के बाद एक लेक्चर में आपके सारे डाउट्स भी एड्रेस किए जाएंगे, तो आपके सारे डाउट्स भी रिजॉल्व होंगे। कैन यू बिलीव कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आ रहा है, थ्योरी, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, DPPs, PYQs, आपके डाउट्स तक मैग्नेट ब्रेन्स सॉल्व कर रहा है। आपके डाउट्स फॉरवर्ड करिए, उन तक का हम रिजोल्यूशन लाने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट येस एक और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, टाइमली ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ IIT JEE नीट विल कीप इंश्योरिंग कि आपको गाइडेंस देते रहें एग्जाम से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ का। तो कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ें, विल कीप इंश्योरिंग कि सब चीज़ें आपकी सॉर्टेड रहें, सब चीज़ें आपकी सुलझी हुई रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। एंड ऑफ कोर्स हम इंश्योर करेंगे कि हम आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट करें, ताकि कोई भी चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन भी आपके पास मौजूद हो। ऑब्वियसली वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ें छोड़ के आप बस वो पढ़ लें और आपकी IIT JEE की तैयारी सफिशिएंट है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। आप एक बात समझो, ये सारी तैयारी तो करनी है, फिर आखिर में जब एग्जाम आ रही होगी तब रिवीजन के लिए आप वन शॉट रिवीजन यूज़ करिए। वो आखिर में हमारा एक वन शॉट रिवीजन होगा जिससे आप अपनी तैयारी को फाइनल एक टच देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट येस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप JEE मेंस और JEE एडवांस की मॉक्स देकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, और अच्छा बना सकते हैं, और अपनी तैयारी को, अपने स्कोर को, अपनी रैंक को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। विद दैट आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अभी तक हमने क्या क्या देखा क्लास, 1-to-1 फंक्शन, many-to-1 फंक्शन, 1-to-1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन। हमने फिर ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस को समझा। ऑन टू और इनटू फंक्शन में हमने देखा ऑन टू इज नथिंग बट सर्जेक्टिव फंक्शन। आज थोड़ा सा ऑन टू और इनटू फंक्शंस की प्रॉपर्टीज समझते हैं और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इनको कैसे फिगर आउट किया जाता है। शुरुआत करते हैं क्लास। वो क्या कह रहे हैं समझिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट वो बताने जा रहे हैं। क्या रिजल्ट है स्टूडेंट्स, अगर f x से y में डिफाइंड है ऑब्वियसली, और g y से z में डिफाइंड है, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखो जो f की को डोमेन है वही g का डोमेन है, तो हमें अभी फिलहाल g ऑफ f ऑफ x की शायद जरूरत पड़ने वाली है। अब वो क्या कह रहा है वो सुनिएगा। वो कह रहा है इफ बोथ f एंड g आर ऑन टू फंक्शन, अगर f और g दोनों ही ऑन टू फंक्शंस हैं तो g ऑफ f इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन ऑन टू फंक्शन। ये लाइन आपको समझ आई। लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग सी और सिंपल सी है स्टूडेंट्स, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर f ऑफ x और g ऑफ x दोनों ही ऑन टू फंक्शन है तभी आप कहेंगे कि g ऑफ f ऑफ x भी एक ऑन टू फंक्शन होगा, बशर्ते इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और याद रखिएगा कि आपकी वो डोमेन और को डोमेन वाली कंडीशंस भी फुलफिल्ड हो।
आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यानी अगर आप जी ऑफ एफ एक्स को डिफाइंड रखना चाहते हैं तो जहाँ वो जी का डोमेन है, जी के अंदर जो वैल्यू आप एज एन इनपुट पास कर रहे हो वो क्या पास कर रहे हो, वो आप एफ ऑफ एक्स पास कर रहे हो, और एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है यानी एफ ऑफ एक्स का जो को डोमेन है वही तो वहाँ पास हो रहा है। तो जो एफ ऑफ एक्स का को डोमेन है वो जी ऑफ एक्स के डोमेन से मैच या सेटिस्फाई होना चाहिए। ये कंडीशन तो डेफिनेटली इंश्योर करनी है। तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स भी एक ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू मतलब क्या होता है याद आ रहा है स्टूडेंट्स? जल्दी से एक बार एक क्विक रिविजन में करवा देता हूँ कि अगर मैं 1 1 और ऑन टू की बात करूँ तो आई होप आपको याद होगा 1 1 मतलब एग्जैक्ट एक इमेज ऐसी कुछ दिखती है, तो हमारा कुछ 1 1 का सिनेरियो होता था। सिमिलरली मैनी वन के सिनेरियो में क्या बन रहा होता था स्टूडेंट्स, याद करो, मैनी वन में मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल पॉइंट सिंगल पॉइंट को डिनोट कर रहे होते थे, तो हमारा मैनी वन हुआ करता था। और अगर मैं आपको ऑन टू और इन टू के सिनेरियो समझाऊँ, याद करिए स्टूडेंट्स, ऑन टू में क्या हो रहा होता था सर? ऑन टू के केस में ऐसा हो रहा होता था कि सर सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही होती थी, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता था। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस मुझे डोमेन सेट में दिखती थी। लेकिन अगर कोई इनटू फंक्शन होता था सर, तो इनटू फंक्शन में क्या हो रहा होता था सर? इनटू फंक्शन में हर एलिमेंट कहीं ना कहीं तो एसोसिएटेड होता था, लेकिन हो सकता था कुछ एलिमेंट खाली रह जाएं। उन को डोमेन में मौजूद एलिमेंट की प्री इमेज हमें नहीं मिल रही होती थी। उस केस में इस तरह के मैपिंग को या इस तरह के फंक्शन को हम कहते थे इनटू फंक्शन। यानी इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में रेंज कोडोमेन का सबसेट है और रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। उस केस में हम इसे सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन कहते थे। यही बात को आज हम समझना चाह रहे हैं कि सर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दोनों ही ऑन टू फंक्शन है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी निसंदेह एक ऑन टू फंक्शन, एक सर्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि डेफिनेशन हमने कुछ ऐसे क्रिएट की है कि ये कोडोमेन और डोमेन को सेटिस्फाई करते हुए चल रहा है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक ऑन टू फंक्शन होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी का वाइसा वर्सा ट्रू होगा क्या, जरा सोच के देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक ऑन टू फंक्शन है, मान लीजिए अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक ऑन टू फंक्शन है, तो आप बस इतना कंक्लूड कर सकते हो सर कि जो जी ऑफ एक्स होगा वो डेफिनेटली एक ऑन टू फंक्शन होगा। बट एफ ऑफ एक्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एज एन इनपुट पास किया जा रहा है। मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हो, आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हो ना, तो जी का कोई फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है, तो हाँ सर जी ऑफ एक्स भी एक ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन जी के अंदर जो इनपुट पास हो रहा है वो है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के बारे में अभी हम कुछ कैसे कह सकते हैं सर? हमें तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में पता है ना। तो दोनों बातें, अगर जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों ऑन टू हैं तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक ऑन टू फंक्शन होगा। अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक ऑन टू फंक्शन है तो सर बस इतना सा कहिए कि जी ऑफ एक्स एक ऑन टू है, बट एफ ऑफ एक्स हो भी सकता है, नहीं भी होगा, मुझे नहीं पता। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, इन्हें याद रखिएगा, इन्हें समझ के रखिएगा, क्योंकि इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? अगर एफ आर से आर तक डिफाइंड है, एफ सारे रियल नंबर से सारे रियल नंबर्स तक डिफाइंड है, और वो क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर एफ ऑफ एक्स एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एफ ऑफ एक्स का एक ऑन टू फंक्शन होना तय है। आपको याद है हमने यही सारी बातें मैनी वन और 1 1 के वक्त भी की थी। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, हमने क्या सीखा है स्टूडेंट्स? याद करो, आप ऑन टू फंक्शन का ग्राफ याद करिए। ऑन टू फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं? ऑन टू छोड़िए, आप ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल को याद करिए। हमने सीखा है सर इवन डिग्री पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम होती है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? जैसे क्वाड्रेटिक की बात करूं तो कहीं आके रुक के चला जाता है, वो कहीं आके रुक के चला जाता है, या फिर वो कुछ ऐसा सा बन रहा होता है, या फिर वो जहां से शुरू होता है, मतलब अगर वो माइनस इन्फिनिटी शुरू हो रहा है तो प्लस इन्फिनिटी पे ही जाता है। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं इवन फंक्शंस के साथ। मतलब वो को डोमेन को पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है अगर वो फंक्शन रियल नंबर से सारे रियल नंबर्स में डिफाइंड है। तो मतलब अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं जो आर टू आर डिफाइंड है, आर टू आर डिफाइन होने का मतलब क्या है सर? ये सारी एक्स की वैल्यूज, ये एफ ऑफ एक्स यानी वाई की वैल्यूज, यानी एक को डोमेन है। तो हमें पता है सर कि प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शंस में, मतलब इवन डिग्री, इवन फंक्शन नहीं, आई एम रियली सॉरी, अगर वो एक इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब पावर 2, पावर 4, पावर 6, तो प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि वो पूरा आर कवर नहीं कर रहा होता है, वो पूरा वाई एक्सिस कवर नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और मैं कहूं कि सर एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल कैसे होते हैं सर? सर ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं, क्योंकि समझो कुछ हो ना हो वो हमेशा या तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होंगे तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, या फिर अगर प्लस इन्फिनिटी से शुरू होंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। मतलब कवर पूरा करता है सर। बीच में भले ही उसके रूट्स जितने भी बन रहे होंगे ऑड डिग्री के अकॉर्डिंग उसके जितने भी मैक्सिमम रूट्स बन सकते होंगे उस डिग्री जितने, उतने तो बन ही रहे होंगे, मतलब उतने या उससे कम तो बन ही रहे होंगे। लेकिन वो हमेशा इंश्योर करता है कि वो इधर के लोएस्ट पार्ट से उधर के टॉप पार्ट तक, या अगर इधर से टॉप पार्ट पे शुरू हो रहा है तो लोएस्ट पार्ट पे जाकर ही खत्म हो। इसका क्या मतलब है, इस बात को समझिए स्टूडेंट्स। मान लो एक हम ऑड डिग्री कर्व ले रहे हैं, मान लो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, जैसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका एक पॉलिनोमियल है ना, मान लो एफ ऑफ एक्स है।
तो ये डेफिनेटली सर बिना किसी हेजिटेशन के आप कहिए कि मान लो थोड़ी देर के लिए माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, अगर ये माइनस इन्फिनिटी शुरू हुआ और ये क्यूबिक है तो मान लेते हैं इसके मैक्सिमम 3 रूट्स हुए, तो डेफिनेटली प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब सर ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होगा और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और आपसे यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर ये R से R में डिफाइंड है, अगर ये R से R में डिफाइंड है, मतलब इसका कोडोमेन क्या है R, तो आप इसकी रेंज भी तो देखो सर, इसकी रेंज भी तो R ही है, क्योंकि सर ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको इसका ग्राफ वाई एक्सिस पे हर जगह दिखेगा, आप देखो आपको इसका ग्राफ वाई एक्सिस पे हर जगह मिलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यही तो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। ऑल्दो मेनी 1 जैसा भी होगा, अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न तो बस इतना सा है स्टूडेंट्स कि हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर ये वाई एक्सिस पे हर जगह एग्जिस्ट करता है और इसकी कोडोमेन भी सारे रियल नंबर्स थे, तो कहना ही से इसकी रेंज और इसकी कोडोमेन इक्वल हो जाएगी। और अगर इसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो ये कैसा फंक्शन होगा सर? ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। क्या बात कही जा सकती है? तो पहला कंक्लूजन याद रखिएगा, अगर कोई पॉलिनोमियल एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है, यानी पावर 3, पावर 5, पावर 1, लीनियर इक्वेशन या कुछ भी हो, है ना, उस केस में एफ ऑफ एक्स का ऑन टू फंक्शन होना तय है। तो कोई भी एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल देकर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ऑन टू होगा या इन टू, आप बिना सोचे समझे कहना कि सर ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। बशर्ते एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, क्या सर इवन डिग्री भी एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक ऑन टू फंक्शन होगा? थोड़ा सोच के देखो स्टूडेंट्स, इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स के साथ प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है सर? आप समझ के देखो सर, इवन डिग्री पॉलिनोमियल कोई सा भी पॉलिनोमियल, जैसे लेट्स से पावर 4 का पॉलिनोमियल था, हमें पता है इनके जो रूट्स होते हैं वो पेयर वाइज एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स होंगे 2, मतलब या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। ये कभी भी ऑड नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो इमेजिनरी रूट्स कैरी करता है तो फिर उसका कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करेगा। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वाड्रेटिक में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल बस मैं एक छोटी सी बात कह दे रहा हूँ। मान लो जैसे कि अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 3, तो लॉजिकली इसके अटमोस्ट कितने रूट्स होंगे सर? सर इसके मैक्सिमम रूट्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होंगे 3। लेकिन सर वर्स्ट केस में कितने हो सकते हैं? तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि सर 0 भी हो तो हो सकता है, मतलब कोई भी रूट ना हो तो चलेगा। बट क्या इसके एक रूट हो सकते हैं? हाँ सर, इसका एक रूट भी हो सकता है। अगर इसका एक रूट रहा तो 2 रूट इमेजिनरी होंगे। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अगर इसका एक रूट रहा तो 2 रूट इमेजिनरी होंगे। पर सोच के देखो, क्या 0 रूट्स हो सकते हैं? सर 0 रूट्स नहीं हो सकते, क्योंकि 0 रूट रहे तो 3 रूट्स इमेजिनरी होंगे। मतलब रूट आपको 3 तो इंश्योर करने हैं, या चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो। ये मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते वक्त मैं रिकॉल करवाऊंगा। अगर ये वाला पार्ट नहीं भी समझ आ रहा है तो बस उस वक्त के लिए थोड़ा सा इसको रिजर्व करके रखो, और जिन्हें समझ आ रहा है वो ध्यान से समझिए। मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर किसी एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम जानते हैं मैक्सिमम बेस्ट केस में उसके रूट्स होंगे वो 3 होंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं वर्स्ट केस निकला तो क्या उसके रूट्स 0 होंगे? सर रूट्स 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर रूट्स 0 हुए, अगर रूट्स हुए ही नहीं, तो आप कह रहे हो उसके 3 इमेजिनरी रूट्स होंगे, और इमेजिनरी रूट्स पेयर में होते हैं, मतलब 2-2 के पेयर में होते हैं। तो या तो 0 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। तो अगर रियल रूट्स 0 हैं तो इमेजिनरी रूट्स 3 नहीं हो सकते। तो ऑड नंबर डिग्री के पॉलिनोमियल का एक रूट होना हमेशा तय है, वो x की किसी ना किसी वैल्यू पर तो 0 होगा, ये बात फिक्स्ड है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बात, क्या सर इसके 2 रूट्स हो सकते हैं? सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर इसके 2 रूट्स होते तो प्रॉब्लम क्या होती? सर 2 रूट्स रियल हैं तो फिर एक रूट इमेजिनरी होता, और इमेजिनरी रूट एक नहीं होता है, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आता है। मतलब 2 का मल्टीपल होता है, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। तो अगर 2 रूट रियल है तो एक रूट इमेजिनरी हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है, इमेजिनरी रूट एक नहीं हो सकता, इस वजह से 2 रियल रूट्स नहीं होंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? सर तीनों के तीनों रियल रूट्स हो सकते हैं क्या? तो पॉसिबल है सर, 3 की तो हो वो एक पॉलिनोमियल है, वो 3rd डिग्री की तो पॉलिनोमियल है। हाँ तो सर मैक्सिमम 3 रूट्स तो हो ही सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बनेंगी, इस तरीके से चीज़ें बनेंगी। तो मैं एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल पे क्या हो रहा होगा। सोच के देखो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक है, अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है ना, 2nd डिग्री की वो पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी पावर मैक्सिमम कितनी होगी? 2। और इसकी अगर पावर मैक्सिमम है, जैसे ऐसा दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, से कैसा दिख रहा होगा? ये दिख रहा होगा ax² + bx + c। तो इसके रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके रूट्स कितने होंगे? सर 2nd डिग्री का है ना, तो मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे सर? सर जो मैक्सिमम रूट्स होंगे सर वो हो सकते हैं 2, इसके मैक्सिमम रूट्स होंगे 2। क्या इसका एक रूट हो सकता है? सर फिर से वही प्रॉब्लम है, अगर आपने कहा इसका एक रूट था तो एक रियल रूट था तो एक इमेजिनरी होगा, लेकिन इमेजिनरी पेयर वाइज होता है सर। इमेजिनरी ऐसा नहीं होता कि एक रख दिया तो एक नहीं होगा, है ना। अगर इमेजिनरी आया तो उसके साथ हमेशा वो 2 के मल्टीपल में होते हैं, यानी 2 इमेजिनरी रूट होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। तो सर अगर आप कह रहे हो एक रियल रूट है तो एक इमेजिनरी है, क्योंकि मैक्सिमम कितने होंगे? 2। तो सर ऐसा नहीं हो सकता, इसका एक रूट नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा तो आपको 2 ही मिलेंगे।
आई होप आपको बात समझ आ रही है। सर वो केस अलग है जब इसके दोनों ही रूट सेम होते हैं, वो बात अलग है। आई होप यू आर रियलाइजिंग माई पॉइंट। इसके जब दोनों ही रूट्स सेम होते हैं तो वो होते दो रूट्स हैं पर वो सेम होते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बड़ी आसान सी बात समझिएगा स्टूडेंट्स, मतलब एक रूट हो सकता है लेकिन हम कहते हो हैं कि वो दो रूट्स हैं पर वो सेम है, वो एक ही वैल्यू कैरी किए हुए हैं। आई होप आपको ये बात याद आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर वाला सिनेरियो होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बात को ऐसे भी समझिएगा स्टूडेंट्स कि क्या इसके जीरो रूट्स हो सकते हैं। सर जीरो रूट्स हो सकते हैं क्या, ज़रा सोच के बताइए स्टूडेंट्स। सर जीरो रूट होने में प्रॉब्लम क्या है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जीरो रूट्स हैं तो इमेजिनरी कितने होंगे? दोनों रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। बस आप ये बात याद रखिए कि जब इमेजिनरी रूट्स आप लेंगे तो वो पेयर वाइज एग्जिस्ट करने चाहिए। तो सर जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो पेयर वाइज कितने होंगे? दो हो जाएंगे। तो हाँ सर जीरो रूट्स हो सकते हैं। मैं आपको ये सेंस डेवलप करवाना चाह रहा हूँ कि जब आप क्वाड्रेटिक लोगे या पावर इवन में लोगे तो वो पावर इवन में पता है आपके ऐसे दो के मल्टीपल में ही रूट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली एक भी मिल सकता है लेकिन उस केस में वो हम कहते हैं कि वो दो ही रूट्स हैं पर वो सेम पॉइंट्स पे हैं, मतलब वो सेम पॉइंट पे टच करके जस्ट निकल जा रहा है। मतलब वो कर्व वहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस पर, बस टच करके निकल जा रहा है। तो वो हैं दो रूट्स बट वो एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, इसलिए हम उन दो रूट्स को सेम रूट्स कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात डाइजेस्ट हो पा रही है। मैं एक छोटी सी बात आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जब आप इनटू फंक्शंस की बात कर रहे हो ना, और जब आप इवन पावर डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो, तो इवन पावर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं ध्यान से समझिए। ऑड में वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी से शुरू होकर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन इवन पावर डिग्री में ऐसा होता है कि सर इवन पावर डिग्री में उसके रूट्स हमेशा इवन नंबर में होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक है तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर माइनस इन्फिनिटी पे ही चला जाएगा। जैसे मान लो अगर पावर 4 है तो पावर 4 होगी तो शायद ऐसा हो, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो बट ऐसा शायद हो कि सर वो शुरू हुआ फिर गया फिर गया फिर उठा, ऐसा। देखो अगर पावर 4 थी तो कितने रूट्स होंगे? 1 2 3 4 मैक्सिमम, बेस्ट केस में ऐसे सिनेरियो बनेंगे। और इसके अलावा क्या होगा सर? इसके अलावा हो सकता है दो रूट होते या शायद एक ही रूट होता है, जीरो रूट होते। मतलब क्या होता है सर? दो रूट कैसे हो रहे होते हैं? शायद ऐसे दो रूट्स बन रहे होते हैं क्योंकि पावर 4 है ना, तो पावर 4 में हो सकता है दो रूट्स इमेजिनरी और दो रूट्स रियल हो। या फिर सर ऐसा भी हो रहा होता है कि पावर 4 है तो उसका एक ही रूट बन के निकल गया, मतलब वो एक ही बार एक्स एक्सिस को टच करके गया, बाकी बार रूट्स बने ही नहीं, है ना। आपको समझ आ रहा है? या फिर सर रूट्स हुए ही नहीं, मतलब उसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। ये कैसे हो सकता है सर? या तो ग्राफ ऐसे बन गया या फिर ग्राफ ऐसे बन गया। मतलब इवन डिग्री में प्रॉब्लम ये होगी कि वो जहाँ से उठेगा ना वहीं वापस जाएगा। मतलब अगर वो प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है तो वापस प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, अगर वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ रहा है तो वापस माइनस इन्फिनिटी जाएगा। मतलब ये है सर कि वो कहीं ना कहीं अपना मिनिमा अचीव करके मैक्सिमा वापस जाएगा या फिर कहीं ना कहीं मैक्सिमा अचीव करके वापस गिरेगा। आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? मतलब अगर मैं उस ग्राफ को, उस कर्वेचर को आपको समझाने की कोशिश करूं तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, या तो वो गिरते हैं और गिर के अपना मैक्सिमा और मिनिमा अचीव करके निकल जाते हैं। मतलब इसके लोकल मिनिमा होंगे, जैसे एक ये लोकल मिनिमा होगा, एक ये लोकल मैक्सिमा होगा, एक ये लोकल मिनिमा होगा, तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे। मतलब वो जिधर से आ रहे होते हैं उधर को ही वापस जाते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? जैसे अगर या कर्व ऐसा हो सकता था कि कुछ ऐसा होता और फिर कुछ ऐसा हो जाता। तो प्रॉब्लम इन कर्व्स के साथ ये है कि वाई एक्सिस पे पूरे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब आप समझो ये है आपका प्लस इन्फिनिटी और ये है आपका माइनस इन्फिनिटी। तो सर काफ़ी हद तक तो मुझे मिला ही है, लेकिन किसी पॉइंट के बियॉन्ड मुझे फिर इसका एग्जिस्टेंस नहीं मिला। इस वाई के इस हिस्से पर ये ग्राफ मौजूद ही नहीं है। पर आपने इस फंक्शन की डेफिनेशन कैसी दी सर? आपने तो बोला ये जो पॉलिनोमियल ये ऑल द रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज है। आपने बोला कि सर आपका जो पॉलिनोमियल है वो x की सारी वैल्यू से y की सारी रियल वैल्यूज तक डिफाइंड है। पर प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स? क्या मुझे y की इन वैल्यूज के लिए फंक्शन का एग्जिस्टेंस मिला? इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज मिली नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है, और अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है मतलब हमारे कोडोमेन सेट में कुछ एलिमेंट्स खाली रहेंगे जिनकी प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिल पा रही होगी। आप देखो ना, इनके लिए कोई पॉइंट नहीं है, इनके लिए है सर, इसके लिए भी है। मतलब y की इस वैल्यू के लिए x की ये वैल्यू भी है, ये भी है, बहुत हद तक है। पर सर यहाँ पे y की किसी भी वैल्यू के लिए मुझे कोई कर्व नहीं मिल रहा है, कोई x की वैल्यू नहीं मिल रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये फंक्शन एक इनटू फंक्शन है, एक ऑन टू फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। हालांकि हम जानते हैं ऑन टू और इनटू प्रॉपर्टी होती है। ऑन टू और इनटू प्रॉपर्टी होती है मतलब क्या? कि अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मतलब मैं मान लूं कि इसका कर्वेचर का ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, लेट्स से ये a है, तो मैं कह दूं इसको कि ये f ऑफ जो डिफाइंड है, ये f जो डिफाइंड है ये मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से a तक डिफाइंड है। तो सर डेफिनेटली अब इसकी जो रेंज है, सर अब इसकी जो रेंज है, देखो सर रेंज क्या है इसकी, माइनस इन्फिनिटी से a। अब मैंने इसकी कोडोमेन को इसकी रेंज के इक्वल कर दिया, और जैसे ही कोडोमेन रेंज के इक्वल हुई हम क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे कि अब तो ये एक इनटू से ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब ये सर्जेक्टिव बन गया। हम शुरुआत से डिस्कस करते हैं, ऑन टू और इनटू प्रॉपर्टी होती है। फंक्शन को ऑन टू से मतलब इनटू से ऑन टू में कन्वर्ट किया जा सकता है। इवन
कुछ केसेस में डेफिनेटली ऑन टू से इनटू में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारा कंसर्न है भी इनटू से ऑन टू बनाना, क्योंकि वो कुछ हिस्सा ऐसा है जो बन नहीं पा रहा है, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने क्या किया, इसकी कोडोमेन को रीडिफाइन कर दिया, इसकी कोडोमेन को रेंज जितना ही रख दिया। तो अब रेंज और कोडोमेन इक्वल है, और जैसे ही ऐसा हो रहा है तो मैं कह पा रहा हूँ कि हमारा फंक्शन कैसा है, हमारा फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन बन गया है। हालांकि अगर फंक्शन R से R में डिफाइंड हो, एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल, तो आप निश्चिंत होकर कहिएगा कि ये एक इनटू फंक्शन ही है, क्योंकि कुछ वैल्यूज छूटेंगी। या तो प्लस इन्फिनिटी से उठ के प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा तो नीचे की कुछ वैल्यूज छूटेंगी, या फिर माइनस इन्फिनिटी से उठ के माइनस इन्फिनिटी पर ही गिरेगा तो ऊपर की कुछ वैल्यूज छूटेंगी। यानी इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर R से R में डिफाइंड है तो वो इनटू ही रहेगा, वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहेंगी। आई होप ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से समझी और ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई। एक और नोट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स एक 1-to-1 फंक्शन है एज वेल एज एक ऑन टू फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये क्या बात कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस लाइन को पहले आप एक बार पढ़ लीजिए खुद से, फिर हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। आपने ये लाइन पढ़ी स्टूडेंट्स, वहाँ क्या लिखा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक ज़रूरी सी बात लिखी हुई है। वो कह रहा है अगर एक फंक्शन 1-to-1 फंक्शन है और वो ऑन टू भी है तो उस तरह के फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस बात को आप ध्यान से पढ़िए। एक रीज़न है स्टूडेंट्स, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है बाइजेक्टिव फंक्शंस की। समझाता हूँ, देखो सबसे पहली चीज़ तो बाइजेक्टिव होता क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है और ये कैसे काम में आने वाला है। हमने दो चीज़ें पढ़ी स्टूडेंट्स, एक फंक्शन 1-to-1 होना चाहिए यानी एक फंक्शन इंजेक्टिव होना चाहिए, एक फंक्शन ऑन टू होना चाहिए यानी वो फंक्शन सर्जेक्टिव होना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव है तो हम उसे एक कॉमन टर्म से जानेंगे जो कि होगी बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव के लिए हम समझना चाह रहे हैं कि इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है। मतलब समझ के देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शंस कैसे होते थे, फंक्शंस या तो 1-to-1 होते थे। सर 1-to-1 में कभी कभी प्रॉब्लम क्या रह जाती थी कि अगर वो 1-to-1 रहा, सर अगर वो 1-to-1 रहा तो 1-to-1 मैपिंग तो रहती थी, बट सर कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह जाते थे जिनकी मैपिंग नहीं हो पाती थी, जिनकी प्री इमेज नहीं बन पाती थी। तो ये सर 1-to-1 तो होता था, ये फंक्शन कैसा होता था सर ये फंक्शन 1-to-1 तो रहा करता था, बट ये कैसा नहीं होता था सर ये इनटू रहता था बट ये ऑन टू नहीं रहता था। बट दिस इज नॉट ऑन टू। आई होप आपको समझ आ रहा है ना। सिमिलरली हमने कुछ ऐसे फंक्शंस देखे स्टूडेंट्स, हमने कुछ ऐसे फंक्शंस भी देखे जैसे जिनकी मैंने मैपिंग की स्टूडेंट्स, याद करो। सर वो हो सकता है वो कैसी मैपिंग हो, उसमें सर सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज मुझे मिल गई, इसकी भी मिल गई, इसकी भी मिल गई, इसकी भी मिल गई, मतलब इसकी भी कुछ मिल गई, इसकी भी कुछ प्री इमेजेस मुझे मिल गई और इसकी भी मिल गई। तो सर ये मान लेते हैं इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा है ना, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स यूज हो गए। तो सर डेफिनेटली ये कैसा फंक्शन है, सर ये ऑन टू तो है, सर ये डेफिनेटली एक ऑन टू फंक्शन है, बट ये कैसा नहीं है सर, ये कैसा नहीं है, ये एक 1-1 फंक्शन नहीं है, ये एक 1-to-1 फंक्शन नहीं है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मतलब मैं आपसे दो बातें कहना चाह रहा हूँ, मैं दो बातें क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज समझिए कि ये जो फंक्शन था ये कैसा फंक्शन था सर ये 1-to-1, 1-to-1 मतलब क्या, ये एक इंजेक्टिव तो था बट ये सर्जेक्टिव नहीं था। सर इस फंक्शन के बारे में अगर देखें तो ये सर्जेक्टिव तो था, ये ऑन टू था, लेकिन ये सर इंजेक्टिव नहीं था। पर कोई फंक्शन अगर किस्मत से ऐसा मिल जाए जो इंजेक्टिव भी हो और जो सर्जेक्टिव भी हो, मतलब जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, सर कैसे उसकी मैपिंग बनेगी, कैसे वो दिख रहा होगा, ज़रा सोच के देखिए। कोई फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव मतलब क्या सर 1-to-1, मतलब एग्जैक्टली हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वाई के किसी भी एलिमेंट की एक्स की मल्टीपल इमेजेस नहीं होनी चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की एग्जैक्ट एक ही इमेज के साथ मैपिंग होनी चाहिए। अगर पहले तो ऐसी मैपिंग हो रही हो तो इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहते हैं सर 1-to-1। दूसरी बात सर y के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, y के अंदर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की मुझे प्री इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो। सर अगर ये दोनों बातें फुलफिल हो जाएं, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम इस तरह के फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। मैं इतना डिटेल में, इतना ज़्यादा पेशेंस के साथ, इतना एम्फेसिस के साथ आपको बाइजेक्टिव क्यों पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, दो बातें। पहले तो हमने बाइजेक्टिव को कंक्लूड किया, सर बाइजेक्टिव के बारे में दो बातें पढ़ी कि सर कोई भी फंक्शन जो 1-to-1 है, 1-to-1 मतलब क्या सर, 1-to-1 मतलब पहली बात तो वो कैसा होना चाहिए सर, वो एक इंजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी स्टूडेंट्स कि वो फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, वो इनटू नहीं होना चाहिए, उसका कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। मतलब सर वो कैसा होना चाहिए सर, वो सर्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव होगा तो हम उसे क्या कहेंगे सर, हम उसे एक बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, मतलब वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा। मैं बाइजेक्टिव पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ स्टूडेंट, हमें फंक्शंस के इनवर्स निकालना होगा।
हमें फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शन निकालने की प्रोसेस समझनी होगी। और जब जब इन्वर्स फंक्शन पिक्चर में आएंगे, जैसे अभी मैं आप थोड़े दिनों में पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहाँ पे पता है हमारे अगर फंक्शंस बाइजेक्टिव नहीं रहे ना तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम्स कैसे शुरू होगी। आपको याद है हमने इन्वर्स पढ़ते वक्त थोड़ी सी एक हल्की सी क्लैरिटी ली थी। क्लैरिटी क्या ली थी कि इन्वर्स फंक्शन बनते कैसे हैं। मान लो अगर एक फंक्शन है, वो मान लेते हैं वो 1 1 नहीं है, वो 1 to 1 नहीं है, वो मैनी टू 1 है। मैनी टू 1 फंक्शन देखो, मैनी टू 1 फंक्शन की मैपिंग क्या होगी, जैसे एक एलिमेंट है ना, यहाँ पे मान लो ये है x1 और ये है x2, पर इसका मैपिंग एक सेम एलिमेंट से जो कि क्या है y1। सिमिलरली यहाँ पर एक एलिमेंट है x3, इसकी मैपिंग किससे है, लेट्स से y2 से। तो सर जब आप इन्वर्स बनाओगे तो इन्वर्स में क्या होगा, अब इन्वर्स में ये हमारा डोमेन बन जाएगा और ये हमारा को डोमेन बन जाएगा जब आप इन्वर्स बनाओगे। तो अगर इसका इन्वर्स फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश की, जब आपका इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इन्वर्स फंक्शन बनाते वक्त अभी अगर ये नॉर्मल फंक्शन था x से y में डिफाइंड था, बट अगर आपने इन्वर्स फंक्शन बनाने की कोशिश की तो सर उस केस में जो y की सारी वैल्यूज होती हैं ये सब क्या बन जाती है सर, डोमेन बन जाती हैं, और ये सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं सर, ये सारी वैल्यूज को डोमेन में चली जाती हैं। अब आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है सर फंक्शन की वेरी बेसिक डेफिनेशन का वायलेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है सर, डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। डोमेन में है सर y1 और y1 की मुझे एक इमेज x1 दिख रही है और एक इमेज x2 दिख रही है। अब फंक्शन f ऑफ x नहीं है, अब फंक्शन की मैपिंग कैसे हो रही है, अब फंक्शन की मैपिंग f इनवर्स x के अकॉर्डिंग हो रही है। आई होप आप थोड़ा सा इनवर्स फंक्शंस को रिकॉल कर पा रहे हो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इनवर्स फंक्शन लेते हो तो आपका को डोमेन बन जाता है और डोमेन आपका को डोमेन बन जाता है। उस केस में ये वैल्यूज के रिस्पेक्ट में पास करके f इनवर्स x के अंदर हम ये वैल्यूज जनरेट कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम अब ये हो गई सर कि अगर ये मैनी टू 1 फंक्शन होता, मतलब ये 1 to 1 नहीं होता, अगर ये नॉट इंजेक्टिव होता, तो उस केस में प्रॉब्लम ये हो रही होती कि एक सिंगल y की वैल्यू के लिए मुझे मल्टीपल x मिल रहे होते, जो कि फंक्शन की कंडीशन का वायलेशन है। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। सिमिलरली अगर ये फंक्शन एक इनवर्स फंक्शन ही है, मान लो अगेन सेम सिनेरियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो ये एक हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन की मैपिंग है ना, यहाँ पर है आपके कुछ एलिमेंट्स x1 x2 x3। मान लो थोड़ी देर के लिए कि चलो देखो जैसे यहाँ पे ये क्या था, ये ऑन टू तो था कम से कम, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं था, बट मान लो इस बार ये सर 1 1 है, मान लेते हैं 1 1 है, आपके लिए अच्छी बात है कि ये 1 1 है, मतलब x1 x2 x3 के लिए मुझे एलिमेंट्स मिले, जैसे एक मिल गया y1, एक मिल गया y2 और एक मिल गया y3। पर ये सर 1 मतलब 1 1 तो है, 1 to 1 तो है, लेकिन इसमें मान लेते हैं एक एलिमेंट खाली है y4। तो क्लियरली सर ये एक इनटू फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, मतलब एक सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। मैं सर्जेक्टिव फंक्शन क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि y4 एक एलिमेंट है को डोमेन में जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। मान लो इसका भी मैं इन्वर्स फंक्शन बनाता हूँ, सर मैं इसका भी इन्वर्स फंक्शन बना रहा हूँ। तो जब आप इसका इन्वर्स फंक्शन बनाओगे तो अगेन सेम थ्योरी स्टूडेंट्स, जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन बनाते हैं तो उसका डोमेन क्या बन जाता है सर, उसका डोमेन कन्वर्ट हो जाता है को डोमेन में, और उसका को डोमेन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, का को डोमेन बन जाता है डोमेन। पहली चीज़, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये कि सर ये डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, डोमेन के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, अब इनको मैप करेगा को डोमेन, मतलब अब आप मैपिंग कैसे करोगे, f इनवर्स x के बेसिस पे। तो आप इन से इन तक जाओगे, मतलब y3 जब पास करोगे f इनवर्स x के अंदर तो आपका x3 जनरेट होगा एज एन f इनवर्स x। y2 पास करोगे तो x2 बनेगा और y1 पास करोगे तो x1 बनेगा। आर यू रियलाइजिंग अगेन वी हैव वायलेटेड द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। कैसे, सोच के देखो स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम इस बार ये हो गई कि सर डोमेन के अंदर हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की, ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल एलिमेंट। बट अगेन क्या आप रियलाइज कर पा रहे हो सर, डोमेन के अंदर तो एक एलिमेंट खाली रह गया, इसकी कोई इमेज बनी ही नहीं, और अगर इसकी कोई इमेज ही नहीं बनी तो प्रॉब्लम हो गई। आई होप आप जल्दी से इसे देख के मुझे बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स की वापस इस बार क्या प्रॉब्लम हो रही है। आई होप मैं आपको दोनों सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ, मतलब ये ना तो इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है, दोनों में से एक भी नहीं हुआ, तो इसका इन्वर्स ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये पॉइंट रियलाइज हो रहा है। जैसे हमने जस्ट अभी देखा कि अगर एक को डोमेन और डोमेन में जब इन्वर्स निकाला तो को डोमेन हमारा डोमेन बना, और अगर ये एक इनटू फंक्शन रहता तो एक एलिमेंट तो खाली रह जाता ना, जिसकी मैं मैपिंग नहीं कर पाता। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। सो इस जगह वापस वो प्रॉब्लम हो जाती है इसका इन्वर्स बनाने में। तो पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स कि ना तो वो फंक्शन नॉन इंजेक्टिव ना ही वो नॉन सर्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब वो इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव होना चाहिए। और अगर वो इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव होना चाहिए तो उसकी और बेसिक डेफिनेशन है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि समझो ना स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम तो कैसे खत्म हो जाती है, बाइजेक्टिव मतलब क्या सर, बाइजेक्टिव मतलब पहली बात तो 1 1 होता है सर, 1 1 होता है मतलब मैपिंग एक की ही एक से हो रही होती है ना, ऐसी कुछ मैपिंग हो रही होती है। मतलब अगर ये x1 है,
ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है, इनकी मैपिंग y1, y2, y3 और y4 से ही हो रही होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रह रहा होता है। तो जब इसका इन्वर्स बनाओगे सर, तो देखो कितनी इजीली इन्वर्स बन रहा होगा। इन्वर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका ये मिल जाएगा, इसका ये मिल जाएगा, इसको ये मैप कर देगा और इसको ये मैप कर देगा। और दूसरी बात, सबकी मैपिंग यूनिक होगी। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं छूटेंगे। तो सीधी सीधी बात है सर, फंक्शन का इन्वर्स निकालना आसान होगा, या रादर निकालने लायक होगा, निकालने योग्य होगा। आप निकाल पाएंगे सिर्फ तब जब वो बाइजेक्टिव होगा, और वो बाइजेक्टिव नहीं हुआ ना तो फंक्शन का इन्वर्स आप फिगर आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी फंक्शंस के इन्वर्स की बात की जाए तो वो फंक्शन पहली बात तो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव होना मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव होना मतलब 1 to 1 होना, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू होना, मतलब फंक्शन का मेनी वन होना, या फिर एटलीस्ट मेनी वन होना या फिर इनटू होना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा फंक्शन का इन्वर्स ढूंढने में। इस लाइन को याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि बात बहुत काम की बात है जो आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत काम आएगी। चलिए विद दैट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमने सेम बात रिपीट की और सेम बात आई होप आपको क्लियर हुई। बड़ी आसान सी बात हमने अभी तक डिस्कस की, क्या कि अगर f ऑफ x एक 1 to 1 फंक्शन है और अगर एक वो ऑन टू फंक्शन है, तब f ऑफ x को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है हमने वो भी डिस्कस किया। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, सारी चीज़ें डिटेल में समझ आई। हमने जो भी चीज़ें अभी तक ऑन टू और इन टू फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को लेकर समझी। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, तो काफ़ी डिले के बाद, काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आए। एक बात समझो स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चंस कम है। क्वेश्चंस कम इसलिए क्योंकि अभी थ्योरी ज़्यादा है, पहला चैप्टर है आपका। धीरे धीरे जब बहुत सारी थ्योरी पढ़ लोगे ना, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। क्वेश्चंस तब ज़्यादा इसलिए लाऊंगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, तो उस क्वेश्चन को सोच पाने के आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे। अभी तो पता है मैं इतना रिस्ट्रिक्टेड हूँ आपके लिए कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन करवाना है ना, तो उसके लिए वही तरीका यूज़ करना पड़ेगा, यानी वही सारे कंसेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे जो अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पर थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा, यही वीडियो अगर आप देख रहे होंगे, कि सर इस क्वेश्चन में आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो, आप इस क्वेश्चन में इतना स्ट्रगल कर क्यों रहे हो। वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं। अभी आपको सिर्फ कुछ कन्फाइंड सी ही चीज़ें पता है। जैसे जैसे आपका नॉलेज वास्ट होगा, जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ेगा, आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे उस क्वेश्चन को करने के। तो जो शायद क्वेश्चंस में भी बहुत ही लेंदी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको सारी बातें अभी नहीं पता है, तो उस बातों से ही इसको सॉल्व करना पड़ रहा है जो बातें आपको पता है। तो एक टाइम के बाद आपका दायरा बढ़ जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। तो उसी क्वेश्चन को करने के आपके खुद के पास 4 तरीके होंगे, और आप सोचोगे कि सर ये तरीका यूज़ क्यों कर रहे हो आप, ये तो बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ईजिली देखकर सोचा जा सकता है, आपने इतनी लंबी मेथड यूज़ क्यों की। तो फिलहाल अभी करनी पड़ रही है क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको नहीं पता है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई रीज़न। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से पढ़िए और समझिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करिए एक बार और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको एक बार खुद से ट्राई किया। अब हम इसे साथ में देखते हैं इस क्वेश्चन ने क्या दिया और क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट r-5। तो r मतलब ये फंक्शन का डोमेन है। आई होप हमने ये तो सीख लिया है कि ये जो लिखा हुआ हिस्सा है ये सर इस फंक्शन का क्या है, सर ये फंक्शन का डोमेन है ना। आई होप क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं, आप ऐसे ही बस टाल के चले नहीं जाते हो यहाँ तक। अब जब रीड करते हो तो आप मीनिंग निकाल पाते हो कि इसका मीनिंग क्या है। इन बातों में ही सारी बातें छुपी है, मतलब बारीकियों में आपको देखनी होंगी चीज़ें, आपको डिटेल्स पर जाना होगा, है ना। हर चीज़ की गहराइयाँ समझनी होंगी, तभी जाकर आप क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। IIT-JEE के कोई भी क्वेश्चन ऐसे सुपरफ्लुअस डेटा अपने साथ कैरी नहीं करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी रिडंडेंट नहीं होती है जो आपके काम की नहीं है। हर इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी रीज़न से वहाँ रखी जाती है। तो क्वेश्चन में कोई चीज़ दी गई, इवन इतना सा ब्रैकेट में -5 भी लिखा है, तो इसका कोई ना कोई रीज़न है, कोई पॉइंट है, कोई मतलब है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या कह रहा है, इसका ये r-1 क्या होगा स्टूडेंट, सर ये होगा कोडोमेन, है ना। ये दोनों बातें तो हमने क्रैक करना सीख लिए। तो पढ़ते वक्त आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर इसके डोमेन में मतलब x की आप जो भी वैल्यूज ट्राई करोगे ना, वो 5 नहीं रख सकते, एनीवे नहीं रख सकते। सर दिख रहा है क्योंकि फंक्शन के डिनोमिनेटर में x-5 है, यानी x-5 0 नहीं हो सकता, मतलब x 5 नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, एक और बात उसने कही कि सर y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती देखेंगे, हम रेंज निकाल के देख लेंगे, मैं बता दूंगा कि y की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती, ये बाद में फिगर आउट करेंगे। अभी क्या सोचना चाह रहे हैं हम, वो बोल रहा है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। सर हमारी एग्जाम में तो MCQ क्वेश्चन आते हैं, ये आप किसी थ्योरम्स प्रूव करवा रहे हो। IIT-JEE की एग्जाम, मेंस की एग्जाम या JEE एडवांस की एग्जाम एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, मतलब आपके कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस को एसेस करने वाली एग्जाम है। तो आप जितना ज़्यादा कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट कर पाएंगे ना, जितने अच्छे क्वेश्चंस आप करेंगे, जितने डिटेल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिनके अंदर आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग खुल सकता है, आप उतने चैलेंजिंग और अच्छे क्वेश्चंस करिए, है ना। इट हैज़ नथिंग टू डू विद सॉल्विंग MCQs ओनली। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। मतलब आसान MCQ करवाने का देयर इज़ नो पॉइंट, राइट। तो हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिले, आपको नए नए थ्रेड्स मिले कि हाँ सर, थ्रेड नहीं थ्रेड्स, है ना, थ्रेड, नए नए धागे, नए नए तरीके, नई नई चीज़ें, तो आप वो सारी चीज़ें सोच पाएँ। इसलिए हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस
डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है और वो ये बोल रहा है कि ये पता करके बताओ या रादर प्रूव करो कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब हमने तो सीखा है सर फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है। फंक्शन के बाइजेक्टिव होने की दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद हो रहा होगा। हमने ज़रा सिंपल सी बातें की हैं कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है। सर फंक्शन बाइजेक्टिव दो कारणों से होता है। बाइजेक्टिव होने के लिए पहली चीज़ तो उसका क्या होना ज़रूरी है स्टूडेंट? सर पहला तो उसका इंजेक्टिव होना ज़रूरी है। आई होप आपको याद हो रहा होगा इंजेक्टिव क्या होता है। इंजेक्टिव यानी स्टूडेंट्स 1 और दूसरी कंडीशन सर इंजेक्टिव होने के साथ साथ उसका सर्जेक्टिव होना भी ज़रूरी है। हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव इन दो केसेस में बनता है। आई होप आपको ये दोनों बातें याद आ रही हैं। सर बाइजेक्टिव क्या होता है? सर बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है सर? सर इंजेक्टिव का मतलब होगा 1 to 1, है ना। तो फंक्शन पहली बात तो क्या होना चाहिए? फंक्शन सर 1 to 1 होना चाहिए। उसकी मैपिंग सर मुझे 1 to 1 दिखनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मुझे वो क्या दिखना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स मुझे वो सर्जेक्टिव दिखना चाहिए सर। वो मुझे कैसा दिखना चाहिए? सर्जेक्टिव मतलब मैनी टू वन नहीं, सॉरी इनटू नहीं, वो मुझे कैसा दिखना चाहिए? ऑन टू। तो कोई भी फंक्शन 1 एंड ऑन टू हुआ तो हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा है सर? सर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब सर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो कैसे हम फिगर आउट करेंगे कि वो बाइजेक्टिव है? सर मैं देख लूँगा 1 to 1 है या नहीं और ऑन टू है नहीं। 1 to 1 का क्या मतलब होता है? सर 1 to 1 का मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। मतलब मल्टीपल x की वैल्यू के लिए मल्टीपल y की वैल्यू नहीं निकल के आनी चाहिए। दूसरी बात, वो ऑन टू का पता चलेगा। सर ऑन टू पता करने का तो बड़ा आसान सा तरीका है। ऑन टू पता करने का तरीका यह है कि इसकी रेंज निकाल लो और इसका कोडोमेन देख लो। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए तो y में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं छूटेगा जिसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट नहीं करती होगी, और हम कह देंगे कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है। और फिर हम ये भी कह देंगे कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव यानी ऑन टू भी है, और उस बेसिस पे अगर दोनों फुलफिल हो गए तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। क्या आपको ये बात समझ आई? और जैसे ही मैंने कहा ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो मैं इस केपेबल होऊंगा कि मैं इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल पाऊँ। तो पहली बात तो किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव हो। ये एक्स्ट्रा लाइन आप मेरी तरफ से याद करके रख लीजिए। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स आप तब निकाल सकते हैं जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव होना मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव होना मतलब 1 ऑन टू होना। किसी भी फंक्शन का सिर्फ 1 ऑन टू होने के केस में ही आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्लास। पहले देखते हैं ये 1 है या नहीं। तो 1 निकालने का एक स्टैंडर्ड सा तरीका है इस क्लास कि मैं देखता हूँ x-3 अपॉन x-5, x-3 अपॉन x-5। मैं मान लेता हूँ कि x-3 x अपॉन x-5 किसी दो x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सर f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर मैं मान लेता हूँ थोड़े के लिए मैनी 1 है। तो मैनी 1 होगा मतलब क्या होगा कि सर दो अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए x की दोनों वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू सेम होगी। मैनी 1 क्या होता है? सर दो x की वैल्यू होती हैं, वो सेम वैल्यू को पॉइंट आउट कर रही होती हैं। मतलब x1 और x2 दोनों के लिए जो होता है f ऑफ x1 वो f ऑफ x2 के इक्वल होता है। तो मैं मान लेता हूँ ये मैनी टू 1 है। अगर हम इस एजम्पशन पे काम करें तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है ना। तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ f ऑफ x1। तो f ऑफ x1 क्या होगा? x-3 अपॉन x-5। एंड व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ f ऑफ x2 स्टूडेंट्स? सर f ऑफ x2 होगा x2-3 अपॉन x2-5। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। जैसे ही आप दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या दिखेगा? सर x2-5 को x1-3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे? x1-3 into x2-5 एंड व्हाट डू वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड? सर x2-3 से x1-5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो रहा है x2-3 into x1-5। तो ये हमें इस तरफ दिख रहा है। अब ज़रा जल्दी से सर थोड़ी सी चीज़ें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे क्या दिख रहा है सर, एक काम करते हैं अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे क्या दिख रहा है सर, x1 और x2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जा रहा है x1 x2। आई होप आपको दिख रहा होगा। x2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -3x2। -5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू 3 कितना हो गया सर 15। और एक छोटी सी चीज़ और कि x1 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा -5x1। क्या आपको ये सब दिख रहा है स्टूडेंट? सिमिलरली आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने क्या किया, x1 को मल्टीप्लाई किया x2 से तो ये, x1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x1, -3 को मल्टीप्लाई किया तो -3x2 और -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसके साथ तो मुझे क्या दिख रहा है ध्यान से देखिए, x1 और x2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जा रहा है x1 x2, x2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये हो जा रहा है -5 टाइम्स x2। थोड़ा और आगे बढ़े और अगर मैंने चीज़ें देखी तो ये कितना हो जा रहा है -3x1 तो ये हो जा रहा है -3x1। और थोड़ा और आगे बढ़े तो -3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 15 स्टूडेंट्स। क्या आपको ये समझ आया? आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। विद दैट अगर मैं यहीं से प्रोसीड करूँ तो मुझे क्या समझ आ रहा है, ध्यान से देखिएगा सर, x1 x2 इस x1 x2 से कैंसिल हो जा रहा है। सर अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 15 है ये इस 15 से कैंसिल हो जा रहा है।
एंड आई थिंक बाकी चीज़ें कैंसिल नहीं हो रही हैं सर, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। बाकी चीज़ें हैं क्या, वो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, पूरा आपको समझ आ रहा है। एक बार जल्दी से इस चीज़ को देख लीजिए, और क्या यहाँ से इसको देख के आप मुझे बता सकते हो कि क्या हम शायद 1-1 की तरफ पहुँच पा रहे हैं, क्या हम इंजेक्टिव फंक्शन की तरफ पहुँच पा रहे हैं। जल्दी से इस वाले पार्ट को देख के मुझे बताइए स्टूडेंट्स। आपने जल्दी से सोचा है स्टूडेंट्स कि फाइनली हम कहाँ किस कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स जल्दी से, -3x2 दिख रहा है और -5x1 दिख रहा है ना। यहाँ पे -5x2 दिख रहा है, -3x1 दिख रहा है। मैं दोनों चीज़ें लिख लेता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इस तरफ क्या दिख रहा है, -3x2 -5x1। ठीक है सर, इसको एक तरफ रख लेते हैं। क्या एक काम करें सर कि सारी x1 वाली टर्म्स एक साथ रख लेते हैं और सारी x2 वाली टर्म्स एक साथ रख लेते हैं। आई थिंक कर सकते हैं ऐसा, तो ऐसे करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये -3x2 को उधर ले जा रहा हूँ और -3x1 को इधर ला रहा हूँ। तो मेरे पास इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे -3x1 इधर आएगा तो हो जाएगा +3x1, है ना। और क्या बचेगा स्टूडेंट्स, और बचेगा ये कौन -5x1, है ना। तो यहाँ पे कौन बचेगा, -5x1। और उस तरफ क्या बचने वाला है सर, ध्यान से सुनिएगा। उस तरफ सबसे पहले तो ये जाने वाला है -3x2, तो हो जाएगा +3x2, और क्या बचेगा -5x2। तो उस तरफ जाने वाला है 3x2, है ना, तो ये हो जाएगा +3x2, और क्या बचेगा -5x2। आई होप आपको दिख रहा होगा ये क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, क्लियरली -5x2। आई होप ये समझ आ रहा है सर। एक छोटा सा काम और करते हैं, यहाँ से x1 और वहाँ से x2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x1 कॉमन लिया तो क्या बच रहा है 3 - 5। 3 - 5 मतलब कितना, मतलब कॉमन लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कितना बच रहा है -2x1। और इस तरह भी x2 अगर 3 में से 5 सबट्रैक्ट किया तो बच रहा है -2x2। तो सर क्या एक फाइनल कंक्लूजन आपके दिमाग में आ रहा है सर। फाइनल कंक्लूजन बड़ा मज़ेदार सा हमारे दिमाग में आ रहा है ये कि सर -2 से -2 कैंसिल हुआ तो सर x1 और x2 तो इक्वल आ गए। सर आपने मान के चले थे मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन मतलब क्या कि सर अगर x1 और x2 इक्वल ना हो तब भी f(x1) और f(x2) इक्वल होते हैं। ये किस केस में होता है सर, ये उस केस में होता है जब फंक्शन क्या हो मेनी वन, जब फंक्शन क्या हो स्टूडेंट्स मेनी टू वन, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि सर f(x1) और f(x2) इक्वल हैं और वो सिर्फ तब हो जब x1 और x2 इक्वल होते हैं, मैनी टू वन नहीं है तो 1 1 है सर। वही वैल्यू के लिए बस वही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसकी x की किसी और वैल्यू के लिए सेम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम पहले तो ये प्रूव कर पा रहे हैं सर कि ये एक 1-to-1 फंक्शन है। क्या आपको मेरी ये बात जच रही है क्लास, क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है और समझ आ रही है कि मैं 1-to-1 क्यों कह रहा हूँ। सर हमने सोच के चले या मान के चले कि सर मान लेते हैं f(x1) और f(x2) इक्वल है, x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। बट जब इसको सॉल्व किया फाइनली तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि x1 और x2 अलग अलग है ही नहीं, वो सेम वैल्यू है। मतलब दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। फंक्शन के लिए सेम तभी है जब वो दोनों वैल्यू सेम है। मतलब वो x1 और x2 अलग नहीं है, वो x1 और x2 सेम ही है। मतलब ये 1-1 ही है, ये मैनी टू वन नहीं मैपिंग है। तो पहली बात तो हम प्रूव कर पाए कि ये मैनी टू वन नहीं है, ये 1-to-1 मैपिंग है। दूसरी बात, अब मुझे ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि मैनी टू वन के साथ साथ क्या ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन, मतलब 1-to-1 फंक्शन के साथ यानी इंजेक्टिव के साथ साथ क्या ये एक ऑन-टू यानी एक सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। सर्जेक्टिव चेक करने के लिए मुझे बस इसकी रेंज निकालनी है और उसको चेक करना है कि वो कोडोमेन के इक्वल है या नहीं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, सर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू, सर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x - 3 अपॉन x - 5। नाउ वन ऑफ द वेज इज दिस कि सर एक काम करते हैं, हम x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और फिर रेंज निकालते हैं। याद करिए स्टूडेंट्स, ऐसा भी हमने सीखा। तो मैं x - 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जा रहा है xy - 5y इज इक्वल्स टू x - 3। आई होप आपको ये दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस x को इधर ला रहा हूँ, 5y को उधर ले जा रहा हूँ। तो इस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा xy और ये हो जाएगा -x, और 5y उधर गया तो हो जाएगा 5y - 3। क्या आप सभी को ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर x कॉमन लिया, जैसे यहाँ से x कॉमन लिया स्टूडेंट्स तो क्या बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है y - 1, और इस तरफ क्या बन जा रहा है सर, इस तरफ बन जा रहा है 5y - 3। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं। और यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, मुझे फंक्शन x जो है वो y की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड दिख रहा है। सर x क्या दिख रहा है, सर x दिख रहा है 5y - 3 अपॉन y - 1। सर x जो बन के आ रहा है वो बन रहा है 5y - 3 अपॉन y - 1, है ना। सर एक छोटी सी चीज़, अगर कभी भी मुझे दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन दिख रहा है, मतलब p(x) अपॉन q(x) दिख रहा है, तो सर वो पॉलिनोमियल हमेशा डिफाइंड होता है एक्सेप्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो। तो बस इस कंडीशन में x सारी वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट कर रहा था सर, बस एक छोटी सी चीज़ को छोड़ के कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं इस फंक्शन में बोलूँगा कि यहाँ पे y कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट y बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 1। मैं यही तो कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि मुझे डिनोमिनेटर 1 लेना, मतलब डिनोमिनेटर का 0 होना है, यानी y की वैल्यू 1 लेना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं फाइनली कहूँगा कि y r से
सारे रियल नंबर्स के लिए बिलोंग या एग्जिस्ट करता है, बस 1 को छोड़कर। तो y को डिफाइन करने के चक्कर में यानी हमने x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया और इस फंक्शन की डोमेन निकाली, बट रियलिटी में हम उसकी रेंज निकाल चुके हैं, क्योंकि y क्या है, y इज नथिंग बट व्हाट, ऑल द वैल्यूज ऑफ y विच आर नथिंग बट व्हाट, द रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब y की वैल्यू कह रहे हैं वो r है एक्सेप्ट 1, और अगर मैं रेंज कह रहा हूँ r-1 है, तो सर इसका कोडोमेन भी तो देखिए, सर कोडोमेन क्या है, r-1। तो कहना है से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं सर कि इसका कोडोमेन रेंज के इक्वल है, और जब भी किसी फंक्शन का कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स, क्या हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि वो फंक्शन सर्जेक्टिव है। तो हम कंक्लूड कर पाए कि सर वो इंजेक्टिव तो था, वो 1 to 1 तो था, पर वो ऑन टू भी है, वो सर्जेक्टिव भी है। इसका मतलब वो फंक्शन डेफिनेटली बाइजेक्टिव होगा। क्या आपको ये थ्योरम, ये कंसेप्ट, ये 1-1 होना या ऑन टू होना समझ आ रहा है? किसी भी फंक्शन का बाइजेक्शन क्लियर हो रहा है कि वो कैसे बनता है? आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें सीखेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ों पर क्लैरिटी लेंगे। Now, there comes another concept which is known as even function and odd function. अब even function और odd function होता क्या है? लास्ट डीपी में मैं हल्का सा एक मैंने क्लैरिटी दी थी कि even function और odd function होता क्या है। हालांकि बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया था, बस वो डीपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बताया था, और बोला था कि आने वाले लेक्चर्स में जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे तब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे या डिटेल में समझेंगे। हालांकि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना, जो ऑड डिग्री या इवन डिग्री के पॉलिनोमियल होते थे वो अलग होते थे स्टूडेंट्स। वो ऑड डिग्री और इवन डिग्री के पॉलिनोमियल क्या होते थे? जब पावर 2 या पावर 3 होती है हाईएस्ट पावर, और उस केस में वो ऑड डिग्री या इवन डिग्री होती है, जो भी वो पावर होती है उसके बेसिस पे। ये इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस हैं। तो यहाँ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? सर बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी सिंपल सी और बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन होती है। मान लो कोई फंक्शन आपके पास दिया गया, मतलब मुझे नहीं पता उसकी डेफिनेशन क्या है, बट मान लो एक फंक्शन है f(x). अब सर दो बातें, मैं एक काम करता हूँ, मैं x को -x से रिप्लेस करता हूँ, मैं x की जगह क्या रख देता हूँ सर, -x। मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं निकालने जा रहा हूँ f(-x)। तो रादर तीन बातें होंगी कि सर हो सकता है f(-x) f(x) के इक्वल आ जाए, पहला केस। या फिर क्या हो सकता है सर, या फिर ये हो सकता है सर कि f(-x) माइनस ऑफ f(x) के इक्वल आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि दोनों की इक्वल ना आए, मतलब f(-x) कुछ और ही आ जाए। मतलब एक केस ये भी हो सकता है सर कि f(-x) कम से कम इन दोनों के इक्वल तो ना हो, वो कुछ और ही हो, वो एक जनरल सा कोई भी एक नॉर्मल सा इक्वेशन बन जाए, एक नॉर्मल सा फंक्शन बन जाए, वो कुछ भी एक ऑर्डिनरी सा फंक्शन बन जाए, बट वो ना तो माइनस ऑफ f(x) के इक्वल है, ना ही वो f(x) के इक्वल है। अब बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स? दो बातें। आप क्या करोगे, f(x) से कोई फंक्शन होगा, कोई एक एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी x दिखेगा वहाँ पर उस x को मैं -x से रिप्लेस कर दूंगा। और जैसे ही ऐसा करूंगा तो मुझे ये समझ आ रहा है सर कि शायद या तो ऐसा बन जाएगा कि वो सारा फंक्शन वापस वैसा का वैसे ही बन जाएगा, मतलब x को -x से रिप्लेस किया और वापस वही ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए। या फिर हो सकता है कि वही ओरिजिनल फंक्शन मिले बट उस पूरे फंक्शन में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, या फिर कुछ और ही बन रहा हो, ना तो ऐसा बन रहा हो ना ऐसा बन रहा हो, मतलब कुछ और ही बन रहा हो। तो इन तीन केसेस में हम तीन कंक्लूजन्स देते हैं। वो तीन कंक्लूजन्स ये होते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ऐसा कुछ मिलता है, अगर ऐसा कुछ मिलता है ऐसा करने पर, तो हम इस तरह के सिनेरियो को कहते हैं कि ये एक इवन फंक्शन है। हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक इवन फंक्शन है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरह के फंक्शन को वी कॉल एन इवन फंक्शन। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो जनरेट हो रहा होता है, ऐसा करने पर तो हम इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कि ये जो है सर, ये आपका एक ऑड फंक्शन है। आप इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ना तो कुछ ऐसा जनरेट हो रहा है ना ही कुछ ऐसा जनरेट हो रहा है, मतलब f(x) ना तो माइनस ऑफ f(x) के इक्वल आ रहा है और ना ही f(x) के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस केस को हम कहते हैं नीदर इवन और नॉर ऑड। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन या तो इवन होता है या ऑड होता है, हो सकता है वो ना ही इवन हो ना ही ऑड हो। तो उस केस में एक थर्ड केस जो हम लिखते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो फंक्शन इज नीदर की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, वो शायद आया आता है यहाँ पर जितना मुझे याद आ रहा है, NEITHER होता है जितना मुझे याद आ रहा है, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कन्फ्यूज विद दैट। एनी वे लेट्स कीप इट करेक्ट, है ना, चीज़ें सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, है ना, तो वो जो भी स्पेलिंग होगी वो वापस मैंने वही लिखी है, इट इज़ नीदर इवन नॉर ऑड। तो आप ये हमेशा इंश्योर करिए कि स्पेलिंग सही हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी इंश्योर, बीइंग अ मैथ्स ट्रेनर थोड़ी सी इंग्लिश वीक है साहब, तो बात पॉइंट इतनी सी है कि इवन फंक्शन मतलब क्या, अगर x की जगह -x रखा जाए तो f(x) आ जाए, तो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि वो फंक्शन एक इवन फंक्शन है। अगर x की जगह -x रखने पर माइनस ऑफ f(x) जनरेट हो जाए तो हम कहेंगे कि एक ऑड फंक्शन है। और दोनों में से कुछ ना बने तो आप कहेंगे नीदर इवन नॉर ऑड। क्या बात समझ आई? इसी बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। वो क्या कह रहा है, अ फंक्शन f(x) इज इवन इफ f(x) -x इज f(x). बिल्कुल सही बात। फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन, ऑब्वियसली डोमेन में होना चाहिए। एक ज़रूरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़रूरी बात है। जितने भी इवन फंक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल एक इवन फंक्शन लेते हैं, है ना, मैं एक स्टैंडर्ड से इवन फंक्शन लेके बताता हूँ। मान लो f(x) इज इक्वल्स टू, लेट्स से मान लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं,
कोई भी फंक्शन ले लो है ना, कुछ भी ले लो, कोई भी एक इवन फंक्शन ले लो, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब सर ये इवन है आउट, जरा चेक करो स्टूडेंट्स, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूँ तो मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना होगा सर, ये होगा माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा सर, इसको निकाल के देखो, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया एफ ऑफ एक्स के इक्वल। मतलब आप निकालने चले थे सर एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, तब मैं बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनता है। अभी फिलहाल इसको ऐसे समझिए कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ पहली बात तो एक पैराबोला बनेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2। तो इसका जो पैराबोला बनेगा ना, वो कुछ ऐसा सा बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसा, मतलब थोड़ा सा ये मेरे हाथों डिस्टॉर्ट हो रहा है, बट ये कुछ ऐसा सा बनेगा। और जब ये कुछ ऐसा सा बनेगा ना, मतलब आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि जो ये आपका वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये जो आपका वाई एक्सिस है ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। इट विल बिहेव लाइक अ मिरर। इट विल बिहेव लाइक अ मिरर का मतलब होता है कि जितने भी दुनिया के इवन फंक्शंस होते हैं वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब जैसा वो राइट हैंड साइड होता है ऐसा ही वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द इवन फंक्शंस इन द वर्ल्ड। यही बात वो कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। वो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिख रहा है कि कोई भी इवन फंक्शन अगर है तो ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट एक्स एक्सिस, वो सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जैसा होगा एग्जैक्ट राइट हैंड साइड होगा। जैसे आप मॉड्यूलस फंक्शन देखो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू मॉड x, है ना, हमने देखा है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू मॉड x, ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि आप माइनस एक्स रखोगे तो भी तो ये रहेगा, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव रहने वाला है। तो मॉड x का ग्राफ कैसा होता है सर मॉड x का ग्राफ काफी सॉर्टेड सा रहता है, ऐसा बनता है। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसा है, सिमेट्रिकल है। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक और इवन फंक्शन ले लो, y इज इक्वल्स टू cos x, है ना, आप ले लो f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा क्या ट्रू है कि सर अगर किसी फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो आप अनहेजिटेटिंगली कहना कि वो फंक्शन इवन है। आप बात समझ पाए, यानी मान लो cos x मुझे नहीं पता इवन है या ऑड है, तो मैं एक काम करता हूँ सर, मैं cos x का ग्राफ देखने की कोशिश करता हूँ। सर अगर मैं cos x का ग्राफ देखूँ तो मुझे cos x का ग्राफ कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा और ऐसा चलता चला जाता है। और अगर आप cos x के ग्राफ को थोड़ा सा मेटिकुलसली ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो सर हाँ दिख रहा है मुझे कि सर जैसा y एक्सिस के उस तरफ है वैसा का वैसे ही मिरर इमेज इस तरफ दिख रहा है। देखो जैसा ये ऐसा जा रहा है, ऐसा कैसा इधर जा रहा है, जैसा ही इधर दिख रहा है ऐसा कैसा इधर दिख रहा है। सो डू यू रियलाइज कि ये फंक्शन y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका ग्राफ जो है सिमेट्रिक है, और अगर सिमेट्रिक है तो उसका इवन होना तय है। आप खुद याद करो, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। और अगर ये लाइन नहीं समझ आई कि cos माइनस थीटा cos थीटा कैसे होता है, तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर तक वेट करो, जो कि आने वाला ही चैप्टर है, जहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि cos माइनस थीटा थीटा कैसे होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। और यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो, मतलब मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फाइंड हूँ, क्योंकि अभी हमने एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक पढ़ा है, उस वजह से मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, ग्रेजुअली हम और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, और आपको और आसान तरीके मिलते चले जाएंगे। अभी लगेगा कि सर इस क्वेश्चन को इतने ऐसे तरीके से क्यों सोचा, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू योरसेल्फ विल फील कि नहीं सर ये तो इतना टफ क्वेश्चन आपने करवाया क्यों, मतलब इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया क्यों, तो इतनी ईजिली भी हो सकता था। पर वो आप तब फील करेंगे जब आपको और तरीके और कंसेप्ट और ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाएगा, है ना। चलिए वापस काम की बात पर आते हैं स्टूडेंट्स। हम एक और चीज़ डिस्कस करना चाह रहे थे कि ऑड फंक्शंस के बारे में क्या ख्याल है। तो एक फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल हो। मैंने क्या कहा कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल हो जाए, तो उस केस में उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। जैसे सर कोई भी एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से मैंने एक सिनेरियो लिया, लेट्स से एक फंक्शन ले लिया f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लेट्स से x टू द पावर 5। अब आप ट्राई करिए स्टूडेंट्स, आप ट्राई करिए x की वैल्यू माइनस एक्स रखें। तो जैसे ही आपने x की जगह माइनस एक्स रखा तो आप क्या रख रहे हो, माइनस एक्स टू द पावर 5। तो माइनस एक्स की ऑड पावर क्या हो जाएगी, माइनस एक्स टू द पावर 5। और अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस माइनस रखा और x की पावर 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है f ऑफ x। तो सर आप f ऑफ माइनस एक्स सॉल्व करने चले थे और आपको माइनस एक्स टू द पावर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स सॉल्व करते करते माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला, और ऐसा कुछ मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है। आई होप आपको याद रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं साइन एक्स। आई होप आपको याद होगा साइन एक्स क्या होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगेन ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है अभी फिलहाल के लिए, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये बात आपको समझ आ जाएगी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ लेंगे। मैं निकालने जा रहा हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या होगा माइनस ऑफ साइन एक्स। अभी के लिए बस उसको ऐसा समझ लो कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। क्यों होता है अगले ही लेक्चर, मतलब थोड़ी आने वाले चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। तो मैं चला था एफ ऑफ माइनस एक्स को एक्सप्लोर करने, और एफ ऑफ माइनस एक्स एक्सप्लोर करते करते वो क्या बन गया, वो बन गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि साइन एक्स क्या है, साइन एक्स है एफ ऑफ एक्स। तो साइन एक्स भी कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शंस। और जब भी आप ऑड फंक्शंस को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ऑड फंक्शन की भी एक खासियत होती है।
ऑड फंक्शंस की क्या खासियत होती है सर कि ऑड फंक्शंस के ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक होते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसने क्या बोला, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ऑड फंक्शंस के ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक होते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो अगर x टू द पावर 5 आपको नहीं पता है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ याद करो स्टूडेंट्स। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है सर, एक्स क्यूब का ग्राफ मोटा मोटा कुछ ऐसा सा होता है। तो आप देखो ना, ओरिजिन के इस तरफ जैसा है ऐसे ही उस तरफ है, क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। जैसे सिमिलरली अगर मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ बताऊं तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है स्टूडेंट्स, याद करो। साइन एक्स का ग्राफ सर कुछ ऐसा बनता है, ये बना तो फिर ये ऐसा बनता है। तो देखो ना, ओरिजिन के इस तरफ जैसा बन रहा है ऐसे इस तरफ बन रहा है, मतलब ओरिजिन बिहेव्स लाइक अ मिरर, ए कन्वर्जिंग पॉइंट। आई होप यू आर रियलाइजिंग इट। तो जैसे इवन फंक्शंस के ग्राफ वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं, ऑड फंक्शंस के ग्राफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। आई होप आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पे थोड़ी सी क्लैरिटी हो रही है। एक छोटा सा कंक्लूजन मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। एक स्टूडेंट्स अजम्पशन पे काम करती है कि कोई फंक्शन या तो इवन होता है या ऑड होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ फंक्शंस ना तो इवन होंगे ना ऑड होंगे, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन या तो इवन हो या ऑड हो, है ना। वो फंक्शंस नीदर इवन नॉर ऑड भी हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, थोड़ी और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा, है ना। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फाइनली वी आर इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर, बट बिफोर आई कल्मिनेट दिस लेक्चर देर आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड क्लियरली बी अवेयर ऑफ। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, क्या आपको पता है कि IIT-JEE का जो मॉड्यूल है, या रादर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर www.magnetbrains.com पर आपको सारे कोर्सेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी सब्सक्रिप्शन के मिलते हैं। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स इंश्योर करता है कि हम एक इंडिया का टॉप फर्स्ट ऑनलाइन फ्री एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। और ऑब्वियसली जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप एक्सप्लोर करते करते पाएंगे कि ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में आपको चीज़ें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप IIT-JEE सेगमेंट पे जाएंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर्स प्रॉपर्ली मिलेंगे। आप जैसे किसी भी सब्जेक्ट पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट के ओवरऑल सारे चैप्टर्स जितने भी अभी बनते चले जा रहे हैं, बन रहे हैं, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पर अपलोडेड होंगे। जिस भी चैप्टर पर आप जाके उस सेक्शन को एक्सपांड करेंगे तो उस चैप्टर के सारे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे और यहीं पर बफर फ्री मोड में आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन, बिना किसी हिडन चार्ज के, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मैनर में, प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक मैनर में उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन लेक्चर्स में सब कुछ होगा, मतलब यहाँ पे लेक्चर्स होंगे, वीडियो होंगे, DPPs होंगे, DPPs के वीडियो सोल्यूशन होंगे, MCQ, PYQ, हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर आर नो हिडन चार्जेस। एंड येस वी इंश्योर कि हम आपको 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन इंडिया के टॉप टीचर से प्रोवाइड करवाएं। एंड ऑफ कोर्स दिस सेम थिंग गेट्स रेप्लिकेटेड, मतलब जब आप जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे यहीं पर आप फुल स्क्रीन पे चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, यहाँ पर चीज़ें एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, यही सेम चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी रेप्लिकेट होती हैं। सो देयर इज़ अ मैग्नेट ब्रेन्स IIT-JEE नीट चैनल, जहाँ पर आपको यही सारी चीज़ें, वहाँ पर भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर आर नो हिडन चार्जेस, अगेन नो सब्सक्रिप्शन, आप आराम से ईजिली देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो से आपको सच में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी काफ़ी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक दीज वीडियो सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड एंड इंस्पायर्ड, ताकि हम भी उतनी शिद्दत और इंस्पिरेशन के साथ आपके लिए वीडियोस बना पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। जो भी नई चीज़ें हम लेकर आते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कि चूँकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है और IIT-JEE नीट की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी सब्सक्रिप्शन के करवाई जा रही है, तो आप ईजिली कर सकते हैं। और प्लीज़ इसे उन लोगों से भी शेयर करिए जिसे इसकी ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।